गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है नीड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता। इससे पहले की क्लास में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ बता चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्रों के नागरिकों के कल्याण से तात्पर्य है, जो कि हमारे वैदिक कालीन पद्धति पर आधारित है। अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता का ये एक उद्देश्य रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, क्या कारण रहा है? बच्चों, शायद आपने हिस्ट्री में, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, इन विषयों में आपने पढ़ रखा होगा कि बहुत से पहले जो युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, इन विश्व युद्धों को रोकने के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए और भी अन्य कार्यों के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम अगर अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। लेकिन ये भावना सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, अपितु संपूर्ण राष्ट्रों तक सीमित होनी चाहिए। अर्थात जो भावना है कि संपूर्ण वसुधा अर्थात पृथ्वी हमारे कुटुंब यानी परिवार की तरह है, तो जब ये भावना सभी राष्ट्रों के बीच में होगी तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लक्ष्य है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, यानी सभी राष्ट्रों के बीच में आपसी प्रेम सहयोग की भावना का विकसित होना। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन कारणों की वजह से इसकी आवश्यकता होती है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला आता है राष्ट्रों के स्वतंत्र सह अस्तित्व के लिए। राष्ट्रों के स्वतंत्र सह अस्तित्व के लिए राष्ट्रों के स्वतंत्र सह अस्तित्व के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है जिसे आप डिटेल में भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रों के स्वतंत्र सह अस्तित्व के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता महसूस होती है। अब स्वतंत्र सह अस्तित्व है क्या, इसकी बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, आपने नाम सुना होगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका सबसे पहला जो सिद्धांत है वो यही है कि सभी राष्ट्रों का अपना अपना स्वतंत्र यानी फ्रीडम, आज़ादी जिसे हम नाम से जानते हैं, उस सह अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो हमारा यूएनओ है वो इसी के लिए, इसी बात पर विश्वास करता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आज संसार में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता बहुत अधिक है। नेक्स्ट हम अपना ये हेडिंग या पॉइंट देखते हैं, युद्धों की समाप्ति के लिए, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया था कि आप सभी ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में सुना होगा। चूँकि आप इंटर करके आए हो, आप बीए के छात्र हो, है ना, तो आप सभी ने ये सुना होगा युद्ध। तो युद्धों की समाप्ति के लिए, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बैक जाए, पीछे जाएं, तो आपने ईरान, इराक, कभी रूस यूक्रेन का युद्ध है, इनका युद्धों के बारे में भी सुना होगा। कितने समय तक, कितने लंबे समय तक ये युद्ध चले हैं और इन युद्धों से हमें क्या मिलता है, क्या परिणाम इसका निकलता है। इस युद्धों से परिणाम जो निकलता है वो जान माल की हानि, प्राकृतिक संपदा का नुकसान,
प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान, इसके अलावा मानवीय संसाधन, राष्ट्र की संपत्ति, सिवाय नुकसान के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक ये युद्ध जो है हमारे देश के लिए या अन्य राष्ट्रों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये बात तो आप नॉर्मली ही समझ सकते हो, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध से सिवाय हमें हानि के और कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की अवधारणा को समझेंगे कि हमें युद्ध से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो ऑफ कोर्स नुकसान ही है। तो हम युद्धों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता हमें पड़ती है और इसीलिए यूएनओ की स्थापना भी की गई थी ताकि इस तरह के भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। ठीक है, और जिसके कई सारे सदस्य भी हैं, बहुत सारे देश, जिसमें अपना भारत देश भी इसका सदस्य है। तो इस तरह के युद्ध भविष्य में ना हो, इस कारण से यूएनओ की स्थापना अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना थर्ड हेडिंग देते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। भौतिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? इसके पहले मैंने जब आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ बताया था, देन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे कि आयात निर्यात, आपने सुना होगा नाम। ये भी क्या है, हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। आपने सुना होगा अभी कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या होता है कि हम सभी एक दूसरे राष्ट्रों पर किसी न किसी चीज़ के लिए निर्भर हैं। कहीं पर किसी चीज़ का आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है, तो इन कारणों से हम सभी एक दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हैं। इसके अलावा जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता पर अगर हम विचार करें तो यही आयात निर्यात अगर नहीं होंगे तो कहीं किसी देश में किसी चीज़ की कमी होगी, किसी देश में किसी चीज़ की कमी, और अगर किसी देश में उसका उत्पादन अधिक हो रहा है और व्यय कम है तब भी बात नहीं बनती है, क्योंकि अगर उत्पादन अधिक है और व्यय कम हो रहा है तो हम उसका करेंगे क्या, हम कितना उस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम उसका उपयोग बहुत अधिक तो नहीं कर सकते हैं। तो निर्यात करके, आयात निर्यात के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे ही मिलते हैं। तो हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बात करें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर आपकी किसी से लड़ाई है तो क्या आप उससे कोई सामान खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो सेम चीज़ हमारे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात की भी बात आ जाती है कि अगर हमारी उन देशों से बन नहीं रही है, सपोज़ भारत और पाकिस्तान की ही बात हम कर लें, तो अगर हमारी बन नहीं रही है तो हम आयात निर्यात करना क्या करेंगे? ऑफ कोर्स कम कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यह आदान प्रदान बहुत आवश्यक है, आदान प्रदान की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर भौतिक आवश्यकताएं कह दें, थोड़ा बहुत इसमें सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी चीज़ में, किसी देश में किसी चीज़ का उत्पादन अधिक है, किसी देश में किसी चीज़ का उत्पादन कम है और हमें आवश्यकता उतनी ही है। ठीक है, तो जब हमें आवश्यकता उतनी ही है, सपोज़ हम अगर पानी की बात करें तो पानी तो हम सभी को, चाहे वो भारत देश का हो चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको पानी की आवश्यकता तो उतनी ही होगी, वो पानी तो उतना ही पिएगा ना। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है,
गैसेस हैं, कुछ खनिज पदार्थ हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आवश्यकता तो उतनी ही होगी। और अगर किसी देश में ज़्यादा है तो भी उसको आवश्यकता से अधिक क्या करना उसको, इससे अगर वो उसका व्यापार करेगा तो उसको उसके बदले में कुछ लाभ ही मिलेगा, वो कमाएगा धन, ठीक है, और उससे उसकी होगी आर्थिक प्रगति। धन कमाने से उसकी आर्थिक प्रगति होगी, और अगर वो रखे रहेगा उसको तो वो जाहिर सी बात है उसका वो वेस्ट ही होना है। कितना उत्पादन जब अधिक है और खर्च कम है तो क्या करेंगे हम, जाहिर सी बात है फिर उस देश में वो चीज़ भी बहुत सस्ती होगी और उसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस नहीं की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पिछड़े राष्ट्रों के विकास के लिए। पिछड़े राष्ट्रों के विकास के लिए संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत पिछड़े हैं, आपने नाम सुना होगा विकासशील, विकसित देश, ठीक है। उसी में से कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं आज के समय में भी जो कि बहुत अधिक पिछड़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अवरोध के माध्यम से क्या होगा, जब हमारे अंदर मनुष्य के कल्याण की भावना निहित होगी, हम की भावना निहित होगी, तो जाहिर सी बात है हम फिर इन पिछड़े राष्ट्रों के लिए सहयोग करने का सोचेंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य आपदाएं जैसे आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, तब भी हम क्या करते हैं, इन राष्ट्रों का सहयोग करते हैं। तो पिछड़े राष्ट्रों की जब हम सहायता करेंगे तभी इनका आर्थिक विकास हो सकेगा और ये विकसित राष्ट्र इनकी सहायता करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जबकि हम इस तरह की भावना को अपने अंदर लाएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की आवश्यकता, इस जो आपकी ये हेडिंग है लास्ट, इसके विषय में मैं बार बार बात कर चुकी हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें होंगे, आपके ये 5 पॉइंट होंगे, तो देन जो हमारा लास्ट वाला आता है मनुष्य मात्र का कल्याण, तो ये अपने आप हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा राष्ट्रों का स्वतंत्र सह अस्तित्व होगा, युद्धों की समाप्ति होगी, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, पिछड़े राष्ट्रों का विकास होगा, तो मनुष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की अवधारणा है वही इसी बात पर है कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। यानी हमारी अवधारणा यही कहती है अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की कि सभी राष्ट्रों के बीच में मनुष्य मात्र का कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। और जब मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना निहित होगी तभी सिर्फ हमारा ही देश नहीं, अन्य राष्ट्र या यूँ कह लें वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो फिर से आज विराजमान हो सकेगी वैदिक काल के बाद, ठीक है। तो हमें इन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अवरोध की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी इन पॉइंट्स पर ज़रूर विचार करें और सोचें कि वाकई में ये सही है या नहीं है। चूँकि आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, आप इस कैटेगरी में आप इस तरह के छात्र बन चुके हैं कि आपको इन सभी टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी शिक्षा शास्त्र में इन्हें रखने का कारण ही यही है, जिसे मैं बार बार बता चुकी हूँ, ताकि आप लोग, आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, और आपको इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।